हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रोडक्टिविटी चैप्टर कंप्लीटली। तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं आज की वीडियो में। फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, इंपॉर्टेंस क्या है प्रोडक्टिविटी की, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, कारण क्या क्या है लो प्रोडक्टिविटी के, देन मेथड्स जिनका यूज़ करके हम प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन लास्ट में क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है और स्टैंडर्डाइजेशन का क्या कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो इनको
फिजिकल आउटपुट पर मैन आवर्स देख के भी मेजर कर सकते हैं। फिजिकल आउटपुट पर टन ऑफ रॉ मटेरियल कंजप्शन कितना हुआ देख के कर सकते हैं। या फिजिकल आउटपुट जो परसेंटेज की रेटेड कैपेसिटी में मेजर किया जाए जो भी प्लांट का रहने वाला है टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन मशीन आवर्स जो भी यूज हुई है प्रोडक्शन मशीन आवर्स अवेलेबल कितना है। या फिजिकल आउटपुट पर रुपी के अकॉर्डिंग भी हम कितना है चेक कर सकते हैं, तो जो मेजर कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को। फिर आता है क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती है। फर्स्ट कारण है फ्रीक्वेंटली कम होना, जो मशीन का ब्रेक डाउन होना। फर्स्ट कारण क्या है, फ्रीक्वेंटली जो मशीन्स है हमारे पास में उनका ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास में जो भी मशीन है, जो भी अवेलेबल मशीन काम करते करते रुक गई तो भी क्या है प्रोडक्टिविटी की कमी आएगी। फिर लैक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल, जो भी मैनेजमेंट है जो भी कंट्रोल कर रहा है प्रोडक्टिविटी को इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से पुअर हैंडलिंग हो रही है मटेरियल की, पुअर शेड्यूलिंग, पुअर डिस्पैचिंग, पुअर हैंडलिंग जो भी हमारे पास में अवेलेबल रिसोर्सेज है, तो पुअर क्वालिटी अचीव होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। आइडल मैन और जो भी काम करने वाले मैन हैं जिसकी वजह से प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई तो मैन काम करते करते खाली रहेगा, यानी कि जो लेबर काम कर रहे हैं वो आइडल रहेंगे प्रोसेस प्रोडक्शन एंड कंट्रोल के दौरान, तो भी प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा हमारा। पुअर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी नहीं है, जो कि देखो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, यानी कि पुअर क्वालिटी अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो जिसकी वजह से मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी है हमारे प्रोडक्ट की डाउन हो जाएगी, जो भी वेस्ट हो रहा है मटेरियल वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, रिजेक्शन ज़्यादा होंगी, इंस्पेक्शन की कमी की वजह से हो सकता है, या प्रोसेस कंट्रोल प्रॉपर नहीं हुआ है उसकी वजह से क्या है प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती, यानी कि पुअर क्वालिटी हो सकती है। तो इस तरीके से जो भी प्रॉफिट सेल नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, तो क्या होगा प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर कंफ्यूजन हो मशीन शेड्यूलिंग में, यानी कि जब मशीन शेड्यूलिंग प्रॉपरली ना की जाए, प्रोसेस जो भी मशीनिंग है वो आइडल मशीन ज़्यादा रहे, मैन आवर्स आइडल ज़्यादा रहे, जिसकी वजह से क्या हो अल्टीमेटली डिक्रीज होगी हमारी प्रोडक्टिविटी। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, मशीन एंड जो मैन है उनको आइडल नहीं रहना चाहिए, तो प्रोडक्टिविटी को अगर इंक्रीज करना है तो। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल की शॉर्टेज अगर हो जाए, यानी कि प्रॉपर सप्लाई ना हो, राइट टाइम पे राइट क्वांटिटी सप्लाई ना हो, तो भी प्रोडक्टिविटी लो हो सकती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है रॉ मटेरियल की सप्लाई की वजह से क्या है हमारा पूरा प्रोडक्शन सिस्टम अफेक्ट कर सकता है, जो भी काम करने के जो भी सिस्टम है अफेक्ट कर सकता है, जो कि अगर इनपुट नहीं होगे तो आउटपुट नहीं मिलेगी, यानी कि रॉ मटेरियल शॉर्ट हो गया जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ज़्यादा रहेगी क्योंकि टाइम लग रहा है, आइडल रहेंगे मैन और मशीन जो भी हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा रिसोर्सेज का और प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, यानी कि लो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। एक्सेस इन्वेंट्री होना, यानी कि हमारे पास में जो रहनी चाहिए जो भी मटेरियल वो जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हमारे पास में अवेलेबल है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा जो भी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है प्रॉपरली काम नहीं करेगा। अगर एक्सिस में ज़्यादा इन्वेंट्री हमारे पास में है तो स्टोरेज प्रॉब्लम होगी, मटेरियल हैंडलिंग एक्सेसिवली करवाना पड़ेगा हमें, मटेरियल स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी, यानी कि हमें और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे स्टोर करने के लिए, हैंडलिंग करने के लिए, स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, जिसकी हमारे टोटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा ये तो एक्स्ट्रा था जो हमारे नीड के से ज़्यादा था, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं किया तो वेस्ट ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, कम होगी। लार्ज क्वांटिटी जो भी रीवर्क मटेरियल जो कि हमारा आउटपुट मिला, आउटपुट में से कुछ ऐसा मटेरियल है जिसको हमें दोबारा से उनके ऊपर काम करना है, तो रीवर्क मटेरियल ज़्यादा है तो हमारा क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, लो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। तो ये था लो प्रोडक्टिविटी के कारण। देन आता है मेथड्स जो कि इंप्रूव करते हैं प्रोडक्टिविटी को, कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करके प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सकता है। एक तो ह्यूमन बेस और दूसरा होता है टेक्नोलॉजिकल बेस।
ह्यूमन बेस या टेक्नोलॉजी का बेस या कुछ इस तरीके से प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ह्यूमन बेस में क्या है, वर्कर पार्टिसिपेशन कितना है मैनेजमेंट में, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन क्या क्या है आपस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ का, यूनियन के टाइप किस तरीके की टाइप की यूनियन है, रैशनलाइजेशन क्या है और ऑटोमेशन क्या है, रॉ मटेरियल का प्रोविज़न किस तरीके का है, कंपोनेंट और सप्लाईज क्या है कंपोनेंट की, प्लांट और इक्विपमेंट की मेंटेनेंस किस तरीके से कर रखी है, ठीक है, ट्रेनिंग किस तरीके की प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं, वर्किंग कंडीशंस क्या है, वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड सजेशन बॉक्स स्कीम है या फिर नहीं है, वर्किंग आवर्स क्या है, वेलफेयर स्कीम किस तरीके की है या और अदर इंफॉर्मेशन किस तरीके की है, जो मैन पावर बजट और फेयर वेज सिस्टम है या फिर नहीं है, और प्रोडक्शन स्कीम। तो ये क्या है, ये ह्यूमन बेस पे जो भी इम्प्रूव कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को। अगर हमारे ये सब अच्छा है, वर्किंग आवर हमारे लिमिटेड है, वेलफेयर स्कीम अच्छी सी है, मैं बजट अच्छा है, वेज सिस्टम फेयर है, तो ये सब सारा अगर हमारा अच्छा है ह्यूमन बेस के अकॉर्डिंग, तो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं हम ट्रेनिंग प्रॉपरली प्रोवाइड करके। टेक्नोलॉजी के बेस से कैसे क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के बेस पे, प्लानिंग और प्रोग्रेस को इम्प्लीमेंट करके, प्लांट लेआउट शॉप एंड मशीन टूल का प्रॉपरली लेआउट बना के, मटेरियल हैंडलिंग प्रॉपरली करके, या फिर जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट है उसको देख के प्रॉपर हैंडलिंग सिस्टम को इम्प्रूव करके, इंस्पेक्शन को इम्प्रूव करके भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, डिफेक्टिव वर्क कम से कम बनाए, सब्सटीट्यूट हो हमारे पास में, अगर कुछ चेंज आए तो उसका सब्सटीट्यूट हो, हम उसको इजीली अडेप्ट कर पाए, डिज़ाइन अच्छे से बना के सिंप्लीफाई करके डिज़ाइन को स्टैंडर्डाइजेशन करके। तो इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को। देन जो स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एक ऐसा टर्म है कि हमें क्या है, वैरायटी को कम करना है अपना प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर, वेराइटीज को कम करना है, जो भी साइजेस जो भी पार्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इस तरीके से हो कि वो इंटरचेंजेबल हो। यानी कि इंटरचेंजेबल होगा मतलब देखो, एग्जांपल नट एंड बोल्ट का एग्जांपल लेते हैं, नट एंड बोल्ट का एग्जांपल लेते हैं, तो नट एक कंपनी बनाती है, बोल्ट एक कंपनी बनाती है। अगर वो स्टैंडर्ड साइज का नट एंड बोल्ट है, तो अगर एक जगह कंपनी इसको असेंबल कर रही है, किसी काम में यूज ले रही है, तो अलग अलग कंपनी से उन्होंने लिया, तो क्या है इनकी वेराइटी ज़्यादा नहीं है, मतलब साइजेस में वेरिएशन ज़्यादा नहीं है। अगर वो स्टैंडर्ड साइज अवेलेबल है मार्केट में तो दोनों ही ले लिया हमने, तो आपस में नट एंड बोल्ट फिट कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली फिट हो जाए। तो ये होता है वैरायटी कम से कम हो, स्टैंडर्डाइज हो प्रोडक्ट। तो स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से क्या है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है मटेरियल का, जिसकी वजह से वेस्टेज कम से कम होती है, वेस्टेज का रिडक्शन होता है और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, इकोनॉमी प्रोडक्शन में इंक्रीज होती है, यानी कि इकोनॉमिकल प्रोडक्ट बनता है, कॉस्ट कम लगती है। तो स्टैंडर्डाइजेशन अगर लेके आए अपने सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से क्या है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। जो स्टैंडर्ड में जो मटेरियल अवेलेबल होते हैं रीजनेबल प्राइसेस पे मिलते हैं, क्योंकि वे मास प्रोडक्शन होता है, मास प्रोडक्शन में मिलते हैं, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो क्या है वो इकोनॉमिकल भी होंगे और उनकी कॉस्ट कम होगी, ठीक है, प्राइस कम होगा, रीजनेबल प्राइस पे मिलेंगे वो। तो इस तरीके से जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है, हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि वेंडर्स क्या क्या होने वाले हैं हमारे, तो जो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड होंगे हम उसको यूज़ करेंगे अपने प्लांट में, ताकि कम कॉस्ट लगानी पड़े हमें और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कम लगानी पड़े, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा वेराइटी कम से कम हो पार्ट और प्रोडक्ट की। तो हम स्टैंडर्डाइजेशन की यूज़ करके भी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, यानी कि वेरिएशन को कम करके वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को लेके आए, जिसके हमें क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, क्वांटिटी में भी ठीक मिलेगा और रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा, यानी कि एफिशिएंट भी होगा और इकोनॉमिक भी होगा। तो ये था आज का डिस्कशन, आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा होगा, कंप्लीट चैप्टर हो गया आपका। अगर आपको इसी का ही आपने एक एक पार्ट देखना है, डिटेल में देखना है, तो आप प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं, और बाकी की वीडियो या बाकी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं कौन कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।